सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने नई न्याय की देवी की प्रतिमा का अनावरण किया है, इसमें क्या बदलाव किए गए हैं? तो इसमें मुख्य रूप से दो बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आंखों पे जो पट्टी बंदी रहती थी उसको हटा दिया गया और एक हाथ में जो तलवार रहती थी अब उसकी जगह संविधान की किताब रख दी गई है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं फोटो में। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में लेडी ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय की देवी, और इसकी नई मूर्ति लगा दी गई है। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, मूर्ति की आंखों की पट्टी को हटा दिया गया जो अब तक कानून के अंधे होने का संकेत देती थी। कई बार मूवीज में भी सुना होगा ना, कानून अंधा होता है, ये तो अंधा कानून है। तो अब ऐसा नहीं होगा। और मूर्ति के एक हाथ में जो तलवार होती थी उसकी जगह संविधान की किताब रख दी गई है। तो इस नई मूर्ति को रखने का उद्देश्य ये संदेश देना है कि देश में कानून अंधा नहीं है और ये सजा का प्रतीक नहीं है। बाकी मूर्ति के दांत में वैसे ही तराजू बरकरार है क्योंकि ये समाज में संतुलन का प्रतीक है। तराजू ये दर्शाता है कि कोर्ट किसी नतीजे तक पहुंचने से पहले दोनों पक्षों के तथ्यों और तर्कों को देखते हैं और सुनते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, मैं आपको एक और पॉइंट याद दिलाऊं। इसी साल कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था कि हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का भी अनावरण किया था। तो झंडे में आपने देखा होगा जो उसका रंग है गहरा नीला था। झंडे पर संस्कृत में एक श्लोक लिखा हुआ है, मैं फोटो भी यहाँ पे शो कर देता हूँ। यतो धर्मस्ततो जयः, जिसका मतलब होता है जहां धर्म है वहां विजय है। याद रखना, ये जो श्लोक है ये सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य भी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसमें आप देखोगे इमेज में, जो बीच में इमेज है, इसमें नीचे तो संविधान की किताब है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है और उसके ऊपर अशोक चक्र है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में कल भी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, जैसे कि अब भी सबसे लेटेस्ट पॉइंट तो ये बन जाएगा, हमारे जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे 51 नंबर के होंगे। कौन होंगे? संजीव खन्ना होंगे, क्योंकि अभी जो 50वें नंबर के हैं DY चंद्रचूड़, इनका कार्यकाल अभी 10 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। अभी तक कोई महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रही हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि उन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम बताइए जिनका कार्यकाल अब तक सबसे कम समय का रहा है, तो आंसर हो जाएगा कमल नारायण सिंह। ये 22वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, मात्र 17 दिनों के लिए रहे थे। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि सबसे कम समय तक का कार्यकाल किनका रहा है। वहीं सबसे लंबा कार्यकाल में पूछेंगे तो YV चंद्रचूड़ है, जो अभी DY चंद्रचूड़ है ना, उनके पिताजी थे। ये 16वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। 7 साल 4 महीने तक ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस बने रहे थे। अच्छा, ये प्रश्न भी बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन थी? तो फातिमा बीवी थी। वैसे अभी इनका निधन हो चुका है, तो इन्हीं से एक प्रश्न आपसे ये पूछ लेता हूँ, होमवर्क प्रश्न आपका, कि अभी इनको कौन सा पद्म पुरस्कार मिला था, ये बताइएगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट से जो भी और एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे और कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न थे, वो कल के वीडियो में मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, तो आज हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि अभी हाल ही में UNHCR, इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, तो UNHCR के वर्ष 2024 के नॉनसेन पुरस्कार से अभी कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा 5 लोगों को। तो नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार 2024 की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो कौन देता है? UNHCR देता है, मतलब यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। एक्चुअली में नॉर्वे के एक व्यक्ति थे नॉनसेन, उनके सम्मान में ये अवार्ड शुरू किया गया था। शरणार्थियों की रक्षा करने वालों को ये अवार्ड दिया जाता है। अच्छा, इसी से संबंधित एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, अभी यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी ने अपना गुडविल एम्बेसडर किसको बनाया था? ये एक ब्रिटिश एक्टर है, इनका नाम आपको बताना है। अभी कल परसों ही इनका नाम मैंने आपको रिवाइज करवाया था। ठीक है, तो ये एक और होमवर्क प्रश्न आपका हो गया। तो यहाँ पे जिन 5 लोगों को ये जो नॉनसेन पुरस्कार मिला है, इनकी हम बात करते हैं। ये 5 महिलाएं हैं। कौन है वो महिलाएं? सिस्टर रोसिता माइलेसी ब्राजील से हैं, मेमोना बा बुर्किना फासो अफ्रीका से हैं, नाडा फडोल सूडान से हैं, दीप्ति गुरुंग नेपाल से हैं, और जिन दावोद ये सीरियाई शरणार्थी हैं। एक तो ये नेपाल वाला नाम जरूर याद रखना क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, तो एग्जाम में पूछा जाने के चांसेस ज्यादा हैं। दीप्ति गुरुंग इनका नाम है, नेपाल से है। यहाँ पे हमने बात करी नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार की। अब अवार्ड वाला प्रश्न है, तो चलो 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में आपको रिवाइज करवाऊंगा।
जैसे कि इरास्मस पुरस्कार मिला था अभी अमिताभ घोष को, 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता क्रिस्टिना प्लिस्कोवा ने चेक रिपब्लिक से हैं, और मिस यूनिवर्स रही सेनिस पलासियो निकारागुआ से हैं। 2023 का जीडी बिरला पुरस्कार डॉक्टर अदिति सेन डे को मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। केपीपी नामबियार पुरस्कार इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर। असम वैभव सम्मान, असम का सर्वोच्च सम्मान है, रंजन गोगोई को मिला। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार बीआर कंबोज को। एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार अनंत दर्शन शंकर। 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार रुइक्सियांग झांग को मिला। वैसे अभी 2024 में भी दिया जा चुका है, और आप लोग बताएंगे 2024 का ये शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिला था। बाकी साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए संजीव को मिला, मुझे पहचानों के लिए। अंग्रेजी का नीलम शरण गौर को मिला, रेक्यूमेंट रागा जानकी के लिए। और 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला, उनके उपन्यास यादें यादें। और 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को मिला, उनके उपन्यास रुद्र सात्विकम के लिए। और जब भी अवार्ड्स या कोई भी टॉपिक आता है, आपको बताए 2024 के जो भी इंपॉर्टेंट उससे संबंधित प्रश्न होते हैं सारे मैं आपको रिवाइज कराता हूं। लेकिन पहले मैं एक साथ रिवाइज करवाता था, आपने नोटिस किया होगा अगर रेगुलर आप हमारा करंट अफेयर्स देखते हैं तो पहले मैं एक साथ आपको रिवाइज कराता था, जिसमें 30, 40, 45 प्रश्न बन जाते थे। तो वो थोड़ा सा हैवी पड़ता है, खासतौर पर नए स्टूडेंट्स के लिए। जो रेगुलर है उनको दिक्कत नहीं आती, लेकिन इस बार हम टुकड़ों में कर रहे हैं। 10-10, 15-15 क्वेश्चन लेकर के आता हूँ और शीट में चेंज करता रहता हूँ। जैसे ही सारी शीट कंप्लीट हो जाती है फिर उनको रिपीट करता रहता हूँ, तो उससे एक साथ बर्डन भी नहीं पड़ेगा और दिमाग में भी अच्छे तरह से सेट हो जाएगा। वैसे तो रिवीजन में सारे ही कराऊंगा, आप चिंता मत करो। और जो बीच बीच में मैं होमवर्क प्रश्न आपको देता हूँ कि ये प्रश्न का उत्तर दो, तो अगर किसी को नहीं आए ना तो कमेंट बॉक्स में जाकर के देख लिया करो। वहाँ हमारे बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सिस्टमेटिक मैनर में आंसर करते हैं, तो वहाँ जाकर के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में बड़ा दशई उत्सव कहाँ पे मनाया गया, तो आंसर होगा नेपाल में। तो बड़ा दशई उत्सव ये नेपाल का सबसे बड़ा त्योहार है, और ये इंपॉर्टेंट मार्क करो क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न, देख सकते हो आप। बड़ा दशिन ये किस देश का सबसे बड़ा त्योहार है, तो आंसर इसका नेपाल हो जाएगा। वही हम बात कर रहे हैं। अभी काठमांडू घाटी में इसका आयोजन किया गया, 15 दिनों तक ये चलता है। जिस तरह से आप देखोगे भारत में जो दशहरा मनाया जाता है, उसी तरह से वहां पे ये बड़ा दशई उत्सव मनाया जाता है। बाकी बात नेपाल की है, तो ये रहा मैप में नेपाल। देखो, नेपाल की कैपिटल काठमांडू हो गई, करेंसी है नेपाली रुपया, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री कौन है, केपी शर्मा ओली है। आप देखोगे भारत के 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ये सिक्किम। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी मैं आपको यहाँ से रिवाइज करवाऊंगा। तो एक तो याद रखना, अभी 2025 को एक विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया था नेपाल ने। नेपाल ने पोखरा को अपना टूरिज्म कैपिटल बनाया। माता तीर्थ औंसी उत्सव यहाँ मनाया जाता है। बिस्किट यात्रा महोत्सव नेपाल में मनाया जाता है। और रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन नेपाल में हुआ। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना था नेपाल। और भारत ये नेपाल के मुनाल उपग्रह को लॉन्च करेगा। भारत नेपाल से 10 सालों में 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नेपाल के धुलीखेल नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया था। यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश बना था नेपाल। अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां फुल मेंबर भी बना था नेपाल। नेपाल ने भारत के माध्यम से बांग्लादेश से 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए समझौता किया था। मतलब बांग्लादेश को बेचेगा नेपाल बिजली भारत के थ्रू होकर के। और निम्मा रिंजी शेरपा ये नाम हमने पढ़ा था। अभी दुनिया की 8,000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति ये बन गए। निम्मा रिंजी शेरपा नेपाल से हैं, 18 वर्ष इनकी आयु है। तो नेपाल से संबंधित ये सारे करंट अफेयर्स अभी हमने पढ़े हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री हैं हमारे अश्विनी वैष्णव। इन्होंने किन के बीच शेतकरी समृद्धि किसान स्पेशल रेल शुरू की है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र और बिहार। अभी हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने शेतकरी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन को शुरू किया, जो कि महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच में चलेगी, जिसका उद्देश्य है महाराष्ट्र के किसानों की फसल को तेजी से देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाना, जिससे किसानों को अपनी उपज को सही समय पर और सही दाम पर बेचने का अवसर मिलेगा। मात्र 4 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से किसान अपनी फसल को महाराष्ट्र से बिहार तक भेज सकेंगे। इनके बीच की दूरी रहेगी 1500
15 किलोमीटर की, और ये किसानों के लिए सस्ती और सुविधाजनक यात्रा होगी। अच्छा, ये जो शेतकरी समृद्धि किसान है, यहाँ से एक योजना आपको याद आ रही होगी, नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना। ये महाराष्ट्र ने शुरू की थी। क्या होता है इसमें किसानों को हर साल 6,000 रुपये ये देते हैं, 2,000 रुपये की किस्तों में। जिस तरह से सेंट्रल लेवल पे प्रधानमंत्री किसान योजना है, उसी तरह से। बाकी आप जानते हो अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने सतीश कुमार, और अभी मोदी जी ने देश की पहली वंदे मेट्रो की शुरुआत की थी गुजरात में जो भुज रेलवे स्टेशन है वहां से, और उसका नाम भी बदल दिया गया, वंदे मेट्रो से नाम बदल के भारत रैपिड रेल कर दिया गया। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 अक्टूबर को। तो हर साल 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में, विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना। थीम भी है सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कितने? 17 है, 2030 तक पूरे करने हैं। इसमें कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गरीबी के बारे में बताता है या नो पॉवर्टी के बारे में बात करता है, ये आपको बताना है। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से परिचित नहीं है या उन्हें वो याद नहीं है, तो मैं पहले तो आपको ये बता दूं, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस तरह से मैंने आपसे प्रश्न पूछा उसी तरह से पूछे जाएंगे, या उसका उल्टा भी पूछ सकते हैं। बोल देगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 क्या कहता है बताओ, 4 ऑप्शन दे देगा, किससे संबंधित है। तो ये आपको याद होने चाहिए। ऐसे याद करने बैठोगे बहुत टिपिकल पड़ेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और एग्जाम में आपको याद आए ना आए उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन इसको मैंने आसान कर दिया आप लोगों के लिए, इसको ट्रिक के माध्यम से मैंने याद करवा दिया है। आप यकीन नहीं मानोगे, एक बार वीडियो देखना है बस आपको, जितनी देर का वो वीडियो है, और सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। अभी नोबेल पुरस्कार का मैंने ट्रिक की वीडियो आपको बना करके दिया, सारे नाम आपको याद हो गए। उससे पहले मिनिस्टर्स जो कैबिनेट मंत्री बने थे वहां का बना के दिया। तो ये सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, यहां से डेफिनेटली प्रश्न बनेंगे, तो बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। ये वो टॉपिक्स हैं जहां पे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कम से कम इनको तो हमें नहीं छोड़ना है। बाकी ये 2-3 समितियां मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि सुरेश तेंदुलकर समिति, लकड़वाला समिति, रंगराजन समिति। आप देखोगे इन तीनों का संबंध कहीं ना कहीं गरीबी से है, तो ये भी ध्यान रखना। बाकी डे वाला प्रश्न है, तो अक्टूबर में कौन कौन से डे हमने मनाए एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं। जैसे कि 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस, कॉफी डे और वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, कॉटन दिवस। वैसे आप जानते हो 8 अक्टूबर को एक एयरफोर्स डे, वायुसेना दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे होता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, नेशनल पोस्टल डे और वर्ल्ड साइट डे। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर विश्व पक्षी प्रवासी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। 13 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 13 अक्टूबर को ही स्तन कैंसर जागरूकता दिवस। और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया था। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे। और अब ये 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया। तो ये डेज हैं सारे अक्टूबर के, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल में 4 अमृत फार्मेसियां खोलने वाली पहली कोयला कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। यहाँ पे अमृत का मतलब भी होता है अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट, मतलब उपचार के लिए सस्ती और विश्वसनीय दवाइयां उपलब्ध करवाना। तो अभी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि कोल इंडिया की ही एक सहायक कंपनी है, और अभी इसने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 4 अमृत फार्मेसी स्थापित की है, और इस तरह से ये अमृत फार्मेसियों का संचालन करने वाली पहली कोयला कंपनी बन गई है। ये जो अमृत फार्मेसियां हैं, इनको स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2015 में शुरू किया था। अच्छा, एक प्रश्न आपको याद आ रहा होगा कि भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया? तो याद रखना मॉरिशस में। और कोयला से एक और प्रश्न आपको याद आएगा, 2 कोयला खदानें मुख्य रूप से आपको याद होनी चाहिए, ये पूछी जा सकती है एग्जाम में, गेवरा खदान और कुसमुंडा का खदान। ये कोयला की खदानें हैं जो कहां पर है? ये दोनों आपको छत्तीसगढ़ में ही मिलेगी। और क्यों न्यूज में थी? क्योंकि अभी worldatlas.com की टॉप 10 कोयला खदानें जारी की गई थी, उसमें इनको शामिल किया गया था। गेवरा को दूसरे स्थान पर रखा था और कुसमुंडा को चौथे स्थान पर रखा था। वैसे पहले स्थान पे अमेरिका की कोयला खदान है ब्लैक थंडर, उसे रखा गया था।
आप जानते हो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश ये चाइना है, लेकिन दूसरे नंबर पे भारत है। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं भी एचडीएफसी बैंक ने कहां पर अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया, पहली ब्रांच खोली है? तो आंसर होगा सिंगापुर में। तो एचडीएफसी बैंक ने कहां पे? सिंगापुर में अपनी पहली ब्रांच खोली है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद आएगा कि अभी लक्षद्वीप में भी ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक बना था। कौन सा? एचडीएफसी बैंक की। देखो एचडीएफसी बैंक की बात करें, स्थापना होती है 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है, चेयरमैन है अतनु चक्रवर्ती और सीईओ है शशिधर जगदीशन, और इसकी टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। आपको याद हो तो एचडीएफसी बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया था पिक्सल प्ले नाम से, और इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च करने वाला भी पहला बैंक यही था, एचडीएफसी बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में फ्लाइंग फेस्टिवल कहां पे मनाया गया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, और उसी के पास में एक स्थान है जुंगा, वहां पर इस फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। 4 दिनों का ये फेस्टिवल है जिसका उद्घाटन किया हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग होगी। भाई फ्लाइंग फेस्टिवल है तो उड़ने से संबंधित ही कोई फेस्टिवल होगा, तो पैराग्लाइडिंग का आयोजन यहाँ पे हुआ। उद्देश्य रहा साहसिक खेलों को प्रोत्साहित करना और शिमला के आसपास कम ज्ञात पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना। अब बात हिमाचल प्रदेश की है तो मैं आपको ले चलता हूँ हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल मिलेगी, समर कैपिटल शिमला है, विंटर है धर्मशाला, मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। यहाँ पर मुख्य रूप से 3 दर्रे माउंटेन पास देखने को मिलेंगे, शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा चला दर्रा। पोंग बांध आपको व्यास नदी पर मिलेगा, पंडोद बांध भी आपको यहीं पर मिलेगा, भाखड़ा नांगल बांध मिलेगा सतलुज नदी पे, और चमेरा बांध रावी नदी पे। कुछ नेशनल पार्क्स हैं जैसे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, किरगंगा नेशनल पार्क, सिम्बलबारा नेशनल पार्क। यहाँ का राजकीय पशु हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड है, पक्षी है जुजराना, वेस्टर्न ट्रोगोपैन कहते हैं, वृक्ष है देवदार का, और फूल है गुलाबी बुर्रांश यानी कि पिंक रोडोडेंड्रॉन। यहाँ के लोक नृत्य हैं कुछ जैसे कि नाटी हो गया, डांगी हो गया, छपेली हो गया, तो ये ध्यान रखना। चलो कुछ करंट अफेयर्स भी मैं आपको हिमाचल प्रदेश से रिवाइज करवाऊं। तो अभी मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू हुई, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंडो टनल का उद्घाटन किया गया हिमाचल प्रदेश के बकलो में, सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, सशक्त महिला ऋण योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, संजीवनी परियोजना, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे श्याम शरण नेगी, उनका भी निधन हो गया, वे हिमाचल प्रदेश से थे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद के लिए हिमकड़ योजना शुरू की थी। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बना ये, देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना ये, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना ये, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र आपको यहीं पे मिलेगा, ताशीगंग है वो। बाकी सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना शुरू हुई यहाँ, नारी को नमन योजना है यहाँ पे, और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला था। हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग आपको मिलेगी जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। दुनिया के सबसे ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन यहाँ पे हुआ था हिमाचल प्रदेश के काजा में। दालचीनी की संगठित खेती यहाँ पे शुरू करने वाला ये पहला राज्य बना था। मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य भी यही है। भारत में पहली बार हींग की खेती की गई थी हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र को 21 साल करने वाले विधेयक को पारित किया था। हिम उन्नति योजना ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए है, यहाँ शुरू हुई थी। टाइम मैगजीन ने 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची जारी की थी जिसमें से 3 भारतीय हैं। इसमें से एक हिमाचल प्रदेश में नार बुटीक होटल है, बाकी 2 हैदराबाद और मुंबई से हैं। उसके अलावा अभी वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हुआ, ये भारत में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में, तो ये भी याद रखना। और पहली बार हिमाचल प्रदेश ने शून्यकाल 0 आवर की परंपरा भी शुरू की थी। अभी नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए संकल्प पहल भी यहाँ पे शुरू हुई थी। तो हिमाचल प्रदेश से ये सारे स्टैटिक और करंट अफेयर्स मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में मेरा होऊ चोंगबा उत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो मणिपुर में, और मणिपुर में ये मेरा होऊ चोंगबा उत्सव मनाया गया, ये ध्यान रखना। ये उत्सव राज्य के स्वदेशी समुदायों के बीच भाईचारे और सद्भाव के बंधन को मजबूत करता है। वैसे आपको पता होगा मेतेई और कुकी समुदाय यहीं पर है जिनके बीच में जातीय तनाव चल रहा है, और अभी यहीं पे ये मेरा होऊ चोंगबा उत्सव मनाया गया। देखो मैं मणिपुर आपको ले चलूंगा, लेकिन उत्सव वाले आज 2-3 प्रश्न हमने देख लिया, आपने नोटिस किया होगा। चलो एक काम करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट उत्सव आज मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि
देखो ये बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया गया था, लोसांग महोत्सव सिक्किम में, सिग्मो महोत्सव गोवा में, तानसेन महोत्सव ग्वालियर मध्य प्रदेश, गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा, हेथाई अम्मान महोत्सव तमिलनाडु का है, जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु का है, तमिलनाडु में थाई पुसम त्योहार और आदि पेरक्कू भी होता है, कंबाला महोत्सव ये कर्नाटक में है, मकर विलक्कू त्योहार केरल का हो गया, ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान और मरु उत्सव जैसलमेर राजस्थान का है, और खर्ची पूजा महोत्सव है त्रिपुरा का। तो ये 10-12 उत्सव मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। चलो बात यहाँ पे क्वेश्चन में हमारी मणिपुर की हुई थी, ले चलता हूँ आपको मणिपुर। तो ये रहा मैप में मणिपुर। बताए किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है, तो मणिपुर ही है। मणिपुर में आपको लोकटक झील मिलेगी और इसी पे दुनिया का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क आपको मिलेगा, जिसे कहते हैं काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये कुछ और उत्सव महोत्सव मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए हैं, सारे मणिपुर के हैं। संगई फेस्टिवल हो गया, लाई हराओबा फेस्टिवल हो गया, नट संकीर्तन हो गया, और योशांग या याओसांग बोल दो, ये यहीं पे मनाया जाता है। हुनथड़ो उत्सव हो गया, शुमंगलीला उत्सव हो गया, गान नगाई उत्सव हो गया, शिरुई लिली महोत्सव हो गया, कचाई लेमन फेस्टिवल हो गया, और आज जो हमने देखा वो भी इसमें ऐड कर सकते हो, मेरा हो चोंग उत्सव मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा ताकि अगली बार PDF में आपको वो मिल जाएगा। देखो ये प्रश्न किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा है, इनके एग्जाम में आया था, बिहार SI में हुनथड़ो महोत्सव आया था और लोकटक झील वाला प्रश्न आया था। तो इस तरह से आपके भी एग्जाम में अगर कोई प्रश्न आते हैं स्टैटिक वगैरह या जो भी करंट अफेयर्स के, तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं ताकि मैं उसको यहाँ पे ऐड कर दूं। तो जब भी मैं आपको देखो ये बात नोटिस करना बताऊंगा ना, कोई भी प्रश्न की ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, तो आपका दिमाग ज्यादा एक्टिव होगा उसके लिए, और वो प्रश्न आपके माइंड में ज्यादा लंबे तक सेट रहेगा। ये बात आप नोटिस करना है ना। चलो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ पे आयोजित हुई, तो आंसर होगा सिंगापुर में। तो भारत आसियान के बीच ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता का आयोजन किया गया अभी सिंगापुर में। उद्देश्य था साइबर क्राइम को कंट्रोल करना। अच्छा, साइबर से याद आएगा, कल ही एक प्रश्न हमने पढ़ा था कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने अभी नेशनल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया था, रश्मि मंधाना को बनाया था। और सिंगापुर की बात है तो कैपिटल सिंगापुर सिटी होती है, करेंसी सिंगापुर डॉलर, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और प्रेसिडेंट थर्मन षणमुगरत्नम। और आसियान की बात करें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी स्थापना होती है 8 अगस्त 1967 में, मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में, और 11वें नंबर का सदस्य देश इसका ईस्ट तिमोर यानी कि तिमोर लिस्ते है। और अभी आसियान समिट का आयोजन कहाँ पे हुआ, लाओस में, और इसकी कैपिटल जरूर याद रखना, वियंटायन इसकी कैपिटल होती है। तो गाइज ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इसे शेयर करके अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिएगा। लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिएगा। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का। अपना कीमती लाइक जरूर दीजिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए सब कुछ करने की, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अपना सपोर्ट जरूर दीजिए इन वीडियोस को। बाकी PDF आपको मिल ही जाती है, अभी तक टेलीग्राम पे मिलती थी, अब क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे भी मिलेगी। चलो फिर अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं, सेशन एंड करते हैं फिर। तो पहला प्रश्न पूछा था, मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता, निकिता पोरवाल ने। और सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस बनेंगे संजीव खन्ना। फिर पूछा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र अभी किसे घोषित किया गया, काजीरंगा नेशनल पार्क को। फिर पूछा, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दूसरे नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला कहाँ पे रखी, तेलंगाना। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया रश्मिका मंधाना को। और भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए किसने अनुबंध हासिल किया, किसने ठेका लिया, BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। कैबिनेट ने 2025-26 के लिए किस रबी की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे अधिक वृद्धि की घोषणा की, तो सरसों। स्वास्थ्य, कृषि और संदर्भनीय शहरों पर केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो उपर्युक्त सभी। और आखिरी प्रश्न पूछा, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन बने, सुरेंद्र चौधरी। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था कि इसने US ओपन 2024 में मेन सिंगल का टाइटल जीता, तो जेनिक सिनर ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।